नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, राधे राधे। और सभी लोगों को कल दीपावली है, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी लोगों के जीवन में, सभी लोगों के उम्र में ऐसी ही दीपावली उज्ज्वलित रहे। दीपावली, ये जो दिए जलते हैं, ये जलते रहना मतलब उजाला प्रकाशित करना एक सकारात्मक पहलू है। और जब रामचंद्र जी अयोध्या को लौट रहे थे, रावण को मार के दशहरा मनाया गया था, उसके बाद सभी लोग दीप प्रज्वलित करके उनके स्वागत की तैयारी कर रहे थे। तो हमारे हिंदू धर्म में सबसे प्यारा और बहुत ही बढ़िया एक त्यौहार होता है दीपावली। तो कल आपकी दीपावली है, आज छोटकी दीपावली है। बोलते हैं ना, छोटकी दीपावली बड़की दीपावली, मतलब छोटी और बड़ी दीपावली। तो सभी लोगों को आज छोटी दीपावली और कल बड़की दीपावली की शुभकामनाएं। और आप लोगों के भी जीवन में ऐसे ही खुशी के दीप प्रज्वलित होते रहें। खुश रहिए, मस्त रहिए। और जल्दी से पहले हम लोग कर लेते हैं अपने प्रश्न को और देखते हैं कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। और ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं उसी का प्रश्न है, जैसे आकलन का प्रश्न है और मूल्यांकन का प्रश्न है। तो चलिए, एक सतत व्यापक आकलन में प्रश्न संख्या 1 देखेंगे आप। तो एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? किसको आप सर्वोपरि मानते हैं, इस चीज को आप बताएंगे। तो बताइए, किसे मानते हैं सर्वोपरि? कौन सा राइट आंसर होगा यहाँ पे? एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन, जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए, मैं देखता हूं, फटाफट आप लोग रिप्लाई करिए। चलिए, क्या हो जाएगा इसका, बताइए। एक सतत व्यापक आकलन, एक प्राथमिक शिक्षक है, आप प्राथमिक शिक्षक आप ही हैं। आप सतत और व्यापक आकलन करते समय सर्वोपरि किसको मानते हैं? बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाठ से देखकर श्रुतिलेख नहीं, लिखित प्रश्न पत्र नहीं, कठिन शब्दों का श्रुतिलेख नहीं। तो ये डी वाला आंसर हो जाएगा। आंसर इज डी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पे, फटाफट बताइए प्रश्न संख्या 2 पे। तो 2 का आप देखेंगे तो ये देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? तो कौन सी ऐसी प्राथमिक स्तर की बात की जा रही, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आतंकवाद पर आधारित निबंध, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, पाठ्यपुस्तक, औपचारिक पत्र। क्या है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन? प्राथमिक स्तर पर बताइए क्या होगा, किस प्रकार की, कौन सी होगी बताइए। सबको पता है, सभी को पता है, क्या होनी चाहिए? जल्दी बताइए, पता है कि नहीं पता है आपको? बताइए भाई। बाल साहित्य की कोई आतंकवाद पर निबंध नहीं। ये देखो, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री, पाठ्यपुस्तक, औपचारिक पत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। ये प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता आकलन करने के सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चलिए 3 नंबर पे आते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यही आपको मेथड भी होना चाहिए आपका, कि मतलब जो टॉपिक हम पढ़ें उसके सभी पुराने प्रश्न पत्र को सॉल्व कर लें। तो ये जो मूल्यांकन और आकलन है, जो टॉपिक आपने पढ़ा, आकलन और मूल्यांकन, तो ये जो आकलन और मूल्यांकन है, इसके सारे प्रीवियस ईयर पेपर प्रश्न मैं आपको करा दे रहा हूं। आप देख लेना प्रश्न आता कैसे है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 2 नंबर के बाद 3 नंबर पे। 2 नंबर के बाद 3 नंबर पे। तो 3 नंबर आप देखेंगे कि भाषा में आकलन की प्रक्रिया, आकलन आपको बताया था और मूल्यांकन आपको बताया था। आकलन दौरान में ही होता है, टीचिंग के दौरान ही आकलन किया जाता है, और एक समय के बाद मूल्यांकन करते हैं। एक समय के बाद, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा था, टॉपिक खत्म हुआ, आपका आकलन कर रहा हूं, लेकिन मूल्यांकन करना है बाद में, एग्जाम टाइम तक, एग्जाम के बाद। तो ये होता है आकलन। पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से सीखने सिखाने के दौरान केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। भाषा में आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान चलती है। डायरेक्ट आपको बताया हूं मैं,
डायरेक्ट आपको ये प्रश्न बताया था कि नहीं, और ये प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ प्रश्न है, तो क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा। बिल्कुल समझ रहे हो। चलो 3 के बाद 4 नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 का देखेंगे तो 4 में आप देखो, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक होती है। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बताइए किसकी है। पढ़ना सीख रहे हो आप क्या कर रहे हो, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बताइए। टीचिंग सीख रहे हो, पढ़ना, भाषा प्रयोगशाला की, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, पाठ्यपुस्तक की, भाषा परीक्षाओं की, किसकी होगी, बताइए। बाल साहित्य की होगी, जाहिर सी बात है। बाल साहित्य पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में, क्योंकि इसमें बच्चों की रुचि पैदा होती है। बच्चों की क्या होती है, रुचि भी पैदा होती कि नहीं। तो पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका बाल साहित्य के सार्थक प्रयोगों की है कि नहीं। चलिए 5 नंबर पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 5 पे आप देखोगे, 5 है, एक समावेशी कक्षाओं में, एक समावेशी कक्षा है, एक समावेशी कक्षाओं में, समावेशी मतलब समझ गए, हाँ, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। कौन सा ऐसा बिंदु है, सभी बच्चों को समान रूप से गृहकार्य देना, सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं रखना, विविध प्रकार की जिस सब सामग्री का उपयोग करना। तो 1 तो 2 तो काट दो यार, ये काट दो और ये काट दो, है ना। अब बताइए क्या होगा इसमें, बताइए। अच्छा सॉरी, इसको मत काटो। हाँ, क्या हो जाएगा इसमें, सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना और विविध प्रकार की दृश्य सब सामग्री का उपयोग करना, ये ज़्यादा सटीक है। पूछो क्यों, क्योंकि समावेशी कक्षा है। समावेशी कक्षा में बहुत प्रकार के बच्चे हैं, है ना। उसमें कोई हो सकता है हैंडीकैप्ड हो, कोई शकलांग हो, कोई दिव्यांग हो। तो इसलिए मेरे भाई विविध प्रकार की दृश्य सब सामग्री का उपयोग करना ये सबसे ज़्यादा सटीक बैठता है। ये भी है सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, लेकिन ये पूछ रहा है कि एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक, क्योंकि कैसे बच्चे सब सीखेंगे, तो बच्चे सभी विभिन्न प्रकार के प्रयत्न द्वारा सीखेंगे। तो सबसे राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। चलिए 6 नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 का देख लो आप, 6 वाला देखोगे आप, 6 वाला देखो, भाषा और का एक उत्तम साधन है। भाषा सुनने, बोलने, सोचने का, पढ़ने लिखने संप्रेषण का, पढ़ने लिखने समझने का, सोचने महसूस करने चीजों से जुड़ने का। तो क्या राइट आंसर इसमें से लग रहा है, बताइए बताइए। देखो, बोलना सुनना सोचना ये भी है, पढ़ना लिखना संप्रेषण ये भी है, लेकिन सबसे उत्तम साधन है सोचना महसूस करना चीज़ों से जुड़ने का। भाई भाषा के द्वारा ही तो चीज़ों से जुड़ते हो आप, तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो सटीक है वो 6 वाला हो जाएगा कि नहीं। आप लोग अपने अपने नंबर को काउंट करते रहना। चलिए 7 नंबर पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। 7 आपसे पूछ रहा है कि इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है। प्राथमिक स्तर पर अगर भाषा आकलन करनी है तो सबसे सही तरीका क्या हो सकता है, बताइए। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है, बताइए क्या हो सकता है। किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर देना, बच्चों से पत्र लिखवाना, बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। क्या होगा, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन करना है। किसी पाठ की 5 पंक्तियां, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर देना, बच्चों से पत्र लिखवाना, बच्चों को उत्तर लिखवाना। ये गलत कर दो, ये गलत कर दो, ये गलत कर दो, ये सही हो जाएगा। बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना ये सबसे अच्छा तरीका होगा कि नहीं, बताइए आप लोग, बताइए होगा कि नहीं होगा, बताइए। बिल्कुल होगा। तो चलिए 8 नंबर पे चलते हैं। मैसेज आप लोग करते रहा करो। 8 नंबर पे चलते हैं। 8 नंबर हमारा क्या है, 8 नंबर है पढ़ने का प्रारंभ। ये जो पढ़ने का प्रारंभ है ये कहाँ से होगा,
पढ़ने का प्रारंभ, तो पढ़ने का प्रारंभ वर्णमाला से, कहानियों से, कविताओं से, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। बताइए किससे होना चाहिए? ये जो पढ़ने का प्रारंभ है ये किससे होना चाहिए? बताइए आप लोग। पढ़ने का जो प्रारंभ है वो किससे होना चाहिए? वर्णमाला से होना चाहिए। कई लोग सोचेंगे गुरुजी वर्णमाला से होता है, कविता से होता नहीं, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। समझ गए? वर्णमाला से नहीं, वो तो पढ़ने का जो प्रारंभ होता है वो अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। दैट्स राइट। 8 का हो जाएगा डी। चलिए 9 पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। 9 पे आप देखेंगे भाषा में आकलन संभव है। भाषा में आकलन संभव है। भाषा में आकलन कैसे संभव है? भाषा में आकलन कैसे संभव है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन द्वारा, केवल परीक्षाओं द्वारा, केवल परियोजना कार्य द्वारा, केवल गतिविधियों द्वारा। तो भाषा में आकलन कैसे संभव है? बताइए। सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान आकलन की बात की जा रही है। आकलन आप समझते रहना, केवल परीक्षा द्वारा, केवल परियोजना द्वारा, केवल गतिविधियों द्वारा। क्या होगा? अरे भाई ये पता कब आया था? सीटेट 2012 में आया था। सीटेट 2012 का प्रश्न है। सीटेट 2012 का प्रश्न है। तो सीटेट 2012 में सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान क्या नहीं चलता? आकलन। बहुत एक एक पॉइंट मैं आपको भली भांति समझाया हूं। एक एक पॉइंट आपको मैं भली भांति समझाया हूं। एक बात याद रखना, देखो बताया था। तो 9 के बाद 10 नंबर पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? 10 नंबर पे। 10 नंबर आ जाओ। भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? क्या है? प्रश्नों का निर्माण, परिचर्चा, सृजनात्मक लेखन, प्रश्नों के उत्तर लिखना। किसको सबसे कम महत्व देंगे? ये नहीं कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है सबसे कम महत्व किसको देंगे? बताइए। भाषा का आकलन करना है। बताइए। देखो राइट आंसर हो जाएगा परिचर्चा। राइट आंसर हो जाएगा परिचर्चा, क्योंकि भाषा के आकलन में प्रश्नों का उत्तर लिखना भी आ जाएगा, सृजनात्मक लेखन भी आ जाएगा, आकलन कर प्रश्नों का निर्माण करना भी आ जाएगा। तो परिचर्चा नहीं आएगा, है ना। चर्चा परिचर्चा ये भाषा में आकलन करते समय आप किसे कम महत्व देंगे? तो परिचर्चा को कम महत्व देंगे। यही तो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बताइए। अगर डाउट होगा तो बताना, अगर डाउट होगा तो बताना। 11 नंबर पे आ जाओ, प्रश्न संख्या 11 पे आ जाओ। 11 पे आ जाओ। 11 में आप देखोगे तो 11 में क्या हो जाएगा? 11 में हो जाएगा बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में, लिखने वाले कार्य में अभिव्यक्ति, वर्तनी, वाक्य विन्यास, तत्सम शब्दों का प्रयोग। बच्चों के लिखित कार्य का आकलन बताइए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अरे मेरे भाई, बच्चे जब लिख रहे हैं वहां वर्तनी, वाक्य विन्यास, तत्सम शब्दों से अपेक्षा नहीं है, अभिव्यक्ति विचार से है। उन्होंने क्या लिखा है, उनकी सोच क्या है, संकल्पनात्मक शक्ति क्या है। तो बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति विचार है। 11 के बाद 12 नंबर पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? 12 नंबर पे आ जाओ। 12 नंबर है भाषा शिक्षा में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? इसको देख लो। भाषा शिक्षा में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? बताइए। भाषा शिक्षा में भाषिक परिवेश, पाठ्य सामग्री, परीक्षाएं, भाषाई अभ्यास, क्या सबसे कम महत्वपूर्ण है भाषा शिक्षा में? बताइए मेरे भाई। भाषा शिक्षा में भाषिक परिवेश भी जरूरी है, पाठ्य सामग्री भी जरूरी है, भाषाई अभ्यास भी जरूरी है। परीक्षाएं नहीं होंगी तो चलेगा, समझ गए? ये कम महत्वपूर्ण है। परीक्षाएं नहीं भी होंगी तो भी चलेगा, लेकिन ये सारी चीजें होनी जरूरी है भाषा शिक्षा में। तो ये हो जाएगा 12 का कौन सा? 3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। बातें समझ आ रही हैं आपको? 12 के बाद 13 पे आते हैं। 12 के बाद 13 पे आते हैं। 13 पे आ जाओ। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? फिर वही आया, सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? जो भाषा है
उसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? केवल यह जानना कि बच्चों ने कितना कार्य सीखा, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना, बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना, केवल बच्चों की कमियों को जानना। तो सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा बताइए? सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा? अरे मेरे भाई, केवल यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा, ये तो मूल्यांकन में आप समझोगे। बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में रखना है ना, तो ये हो जाएगा बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना। तभी आप, ये सतत होता रहता है, तभी आप उसमें सुधार कर सकते हो, केवल बच्चों की कमियां जानना नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। चलिए फोर्थ पे चलते हैं। थर्ड मतलब हाँ 13 हो गया। बातें समझ आ रही? ये पूरे के पूरे आपके प्रीवियस उसमें टॉपिक से आ चुके हैं। ये आपका है कौन सा? आकलन, और आकलन वाले परीक्षा से पूरा का पूरा पिछला आ चुका है। अब नए पे चलते हैं 13 के बाद 14 नंबर पे। किस पे चलते हैं? 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, मौखिक भाषाओं के आकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? मौखिक भाषा आकलन, कैसा आकलन? मौखिक। अंत्याक्षरी प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना, अनुभव बांटना व बातचीत, किताब पढ़ना। बताइए मौखिक भाषा वाले में क्या होगा 14 नंबर पे? अरे भैया, अंत्याक्षरी मौखिक भाषा का आकलन में अनुभव बांटना व बातचीत करना, ये सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम तरीका है। ठीक। 14 के बाद आते 15 नंबर पे। 14 के बाद किस पे आते हैं? 14 के बाद आते हैं 15 नंबर पे। 15 नंबर देखेंगे। 15 नंबर है आकलन। 15 नंबर क्या है? 15 नंबर है आकलन। आकलन क्या है? आकलन से ही सब प्रश्न कर रहे हैं। आकलन केवल यह बताता है कि बच्चों ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का भिन्न अंग है। पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है। मूलतः शिक्षक केंद्रित ही होता है। क्या है ये? आकलन क्या है? केवल बात बताता है कि बच्चों ने क्या नहीं सीखा। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का भिन्न अंग है। पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है। मूलतः शिक्षक केंद्रित। तो ये यार बी वाला होना चाहिए, आप देख ही रहे हो। 15 क्या हो जाएगा? बिल्कुल, भाषा सीखने की सिखाने की प्रक्रिया के एक अंग है। आकलन से ही तो पता चलता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी आपसे पूछ लिया बताओ समझ आया कि नहीं आया। एक प्रश्न पूछ लिया, आप नहीं बता पाए तो क्या करूँगा? फिर से बताऊँगा ना, इस चीज़ को फिर से समझाऊँगा। तो आकलन क्या होता है? भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होता है। 15 के बाद 16 नंबर पे आ जाते हैं। कितने नंबर पे? 16 नंबर पे आ जाते हैं। 16 नंबर पे आ जाते हैं। सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। सतत मूल्यांकन, ये जो आपका सतत मूल्यांकन है ना, उसका क्या? बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना, प्रतिदिन परीक्षाएं लेना, हर महीने परीक्षाएं लेना, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करते रहना। तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और क्या होगा बताइए? डी ही तो हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ूं फिर। यहां तक बातें समझ आ गई। अब मुझे नहीं लगता कि आपको टॉपिक वाइज दिक्कत होगी। जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, और ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद एक आपका महारथी क्लास करा देंगे। महारथी मतलब समझते हो? एकदम आपको विद्वान प्रकांड बना दूंगा प्रत्येक टॉपिक में। तो वो भी क्लास आपका मैं कर दूंगा। 16 के बाद 17 में आ जाओ। 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाओ। 17 क्या होता है? भाषा आकलन। 17 में आप देखोगे भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बताइए भाषा आकलन में कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सुलेख, भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न, विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना और श्रुतलेख। क्या है? भाषिक संरचनाओं पर आधारित, यही तो होना चाहिए। 17 का क्या होना चाहिए? बिल्कुल भी होना चाहिए। अरे मेरे भाई यही तो होगा, यही होगा ना। तो भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न महत्वपूर्ण है। ठीक। अच्छा 18 नंबर पे आ जाओ। कितने नंबर पे आ जाओ? 18 नंबर पे आ जाओ। 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में आप देखोगे, 18 में आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 18, बच्चों की भाषा संबंधी प्राथमिक प्रगति का लेखा जोखा। सबको पता है किस में रखा जाता है? पोर्टफोलियो में रखा जाता है। रखा जाता है कि नहीं रखा जाता?
बिल्कुल रखा जाता है, आपके बताने से पहले उत्तर में बता दिया। बिल्कुल क्लियर। 18 के बाद आप चले आओ 19 पे। 18 के बाद आप किस पे चले आओगे? आप 19 पे चले आओगे। 19 क्या है? 19 है बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है? बच्चों के भाषा आकलन का सर्वाधिक, प्रश्नों को उत्तर देना, प्रश्न पूछना, पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। ये देखो बार बार यही पूछ रहा है, प्रश्न बार बार ऐसे ही पूछेगा, ऑप्शन बदल के। क्यों? क्योंकि टॉपिक का नाम ही यही है। ये जो टॉपिक है वो आकलन और मूल्यांकन टॉपिक है, उसी से बने प्रश्न हैं जो पुराने प्रश्न पत्र हैं जो सीटेट में आ चुके हैं। ये सब प्रश्न पत्र सीटेट के एग्जाम में आ चुके हैं। तो बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है? प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, श्रुतलेख लिखित। तो जाहिर सी बात है यही बी वाला हो जाएगा। प्रश्नों की, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, यही है 19 का, यही तो हो जाएगा भैया, नहीं होगा? यही हो जाएगा। पता है ये कब आया था? ये सीटेट 2012 का प्रश्न है। ये सीटेट 2012 में आया प्रश्न है। कब? सीटेट 2012 में। चलिए 19 के बाद 20 पे चलते, 25 प्रश्न करेंगे। 19 के बाद 20 पे चलते हैं, 20 पे चलते हैं। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? भाषा की कक्षा है, लैंग्वेज की क्लास है, तो एक शिक्षक बच्चों से क्या? बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बच्चे सवालों के बदे बधाए जवाब न दें, बच्चे सवालों के बदे बधाए जवाब दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। संस्कृत निज भाषा में ही जवाब दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हो क्या सकता है भैया? बताइए क्या हो सकता है? बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब न दें। बधे बधाए जवाब देने से उनकी खुद की विचार शक्ति आगे नहीं आती, तो हम कर नहीं सकते। इसीलिए जो आईएएस की तैयारी वगैरह करते हैं, जब निबंध लिखते हैं तो सभी लिखते हैं मेंस में, लेकिन पास कौन होता है? अगर किताबी लैंग्वेज लिखे, पढ़ पढ़ा के वही लिखे, तो याद करके चले गए, उसमें अपनी अभिव्यक्ति क्या है? आप एक बार पढ़ेंगे समझ लेंगे, लेकिन अभिव्यक्ति आपकी अपनी होनी चाहिए। तो ये हो गया 20। 25 प्रश्न करेंगे गुरु। कितने प्रश्न? 25 प्रश्न करेंगे। चलिए 21 का बताइए। 21 का, भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ये जो भाषा आकलन है, कौन सा तत्व बताइए? विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना, श्रुतलेख, सुलेख, भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न। कितना सरल प्रश्न है बताइए, है सरल कि नहीं? विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना ना। तो भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न, विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना। ये ठीक है, ये ज़्यादा ठीक है, ये ज़्यादा ठीक लग रहा है। ठीक, तो चलो 21 के बाद 22 पाते हैं। टाइम कितना हो गया? चलो ठीक है, 22 पे आते हैं। 22 पे आते हैं गुरु, 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या है? 22 में आप देखोगे तो बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस तरह के प्रश्न सहायक नहीं हैं? क्या? बहुविकल्पी, लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक, सारांश प्रस्तुत करना। कौन से ऐसे हैं जो प्रश्न सहायक नहीं है बताइए? बताइए, बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस तरह के प्रश्न पत्र सहायक नहीं हैं? तो बहुविकल्पी नहीं सहायक हैं। बाकी लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक, सारांश प्रस्तुत करना, ये सब हैं, बहुविकल्पी नहीं है। ये भाषिक अभिव्यक्ति नहीं, वो तो टिक तुक्का मार दिए उसमें, तो ये नहीं है। इसीलिए आप देखोगे तो हाँ, बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति का आकलन के लिए किस तरह के प्रश्न? तो बहुविकल्पी में कहाँ आकलन भाषा का होगा, है ना? उसमें तो एक ही होगा, आंसर होगा कि नहीं? तो बहुविकल्पी जो होता है वो इसलिए चूज किया जाता है कि सटीक क्या है, आपको जानकारी है कि नहीं। मतलब जैसे एक ही सब्जेक्ट है, उसके अर्थ दिए गए कई, तो उसमें बहुविकल्पी सटीक आंसर कौन सा है, तो उसमें उत्तर की जानकारी परख होती है, आपके ज्ञान की परख होती है, भाषा वाली नहीं। तो भाषा की परख बहुविकल्पी से नहीं। 22 के बाद 23 पा जाओ। 22 के बाद 23 पा जाओ। 23 पे आप आओगे तो 23 का देखोगे पठित अंश। ये जो 23 है, 23 में देखोगे पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करवाने से, जो पठित अंश है, जो पढ़ा गया है, उस पर प्रश्नों का निर्माण करवाने से
बच्चों को पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है, प्रश्न पत्र बनाने में आसानी होती है, प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है जिसका उपयोग प्रश्न पत्र बनाने में किया जाता है, बच्चों की ऊर्जा समय व्यर्थ चला जाता है। क्या होगा भैया 23 का? क्या होगा जल्दी बताइए। बच्चों को पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है। बिल्कुल, जब पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण किया जाता है, कराया जाता है, तो बच्चों को पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है, बहुत जरूरी है ना। तो चलिए 23 हो गया, और आगे बढ़ें। 23 के बाद और आगे बढ़ता हूँ, 24 पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाता हूँ। किस पे आ जाता हूँ? 24 पे आ जाता हूँ। तो 24 में आप देखोगे, 24 में नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए, जो नाटक शिक्षण है, नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? लिखित परीक्षा, मुख्य संवादों को सुंदर रूप में लिखना, पढ़े गए नाटक का मंचन, पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना। क्या है ये? नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन, पढ़े गए नाटक का मंचन, क्या होगा इसमें बताइए। नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? लिखित परीक्षा नहीं, मुख्य संवादों को सुंदर रूप से लिखना, पढ़े गए नाटक का मंचन करना, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नाटक का शिक्षण में अगर सतत व्यापक मूल्यांकन करना है तो पढ़े गए नाटक का मंचन करवाना ये सबसे ज़्यादा उपयोगी है। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 25 पे चलते हैं। लास्ट प्रश्न आपका है, ये है 25। तो 25 प्रश्न की आज श्रृंखला थी, लास्ट है 25। भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में समझाकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना, अगली कक्षा में प्रोन्नत करते हेतु साक्ष्य जुटाना, बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना, मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। तो क्या हो जाएगा ये? भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? ये तो गलत हो गया। पहचान करना, मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। अब बताओ इसमें से बताओ कौन सा होगा 25 का, बताइए। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त अधिगम प्रक्रिया अपनाना, यही क्या होता है? ये क्या होता है? ये होता है आपका भाषा सतत मूल्यांकन। और ये तो चलिए एक प्रश्न और आपको होमवर्क दे देता हूँ, एक प्रश्न और आपको होमवर्क दे देता हूँ। देखें चीज़ें समझ आई आपको कि नहीं आई? अच्छा होमवर्क नहीं है, 25 प्रश्न ही है, 25 प्रश्न ही है। तो आज यही 25 प्रश्न हम लोग करेंगे। ये हमारा मूल्यांकन का प्रश्न था। अगला टॉपिक भी हमारा मॉक टेस्ट ही होगा। वो किसका होगा? वो शिक्षण सहायक सामग्री का होगा। जैसे हमने मूल्यांकन और आकलन पढ़ा, हमने मूल्यांकन पढ़ा और हमने आकलन पढ़ा। मूल्यांकन और आकलन का हमने प्रश्न पढ़ लिया। आकलन, आकलन, अंकलन, आकलन। तो मूल्यांकन और आकलन का हमने प्रश्न पढ़ लिया और इसके प्रश्न को भी कर लिया टॉपिक पढ़ने के बाद। अब हम शिक्षण सहायक सामग्री का, छोटी दीपावली के बाद अगली दीपावली जो आएगी उसमें हम लोग शिक्षण सहायक सामग्री के प्रश्न को करेंगे। याद रखना 30 में 30 नंबर दिलाने का वादा किया हूँ। 30 में 30 नंबर आपका आएगा एग्जाम तक, देख लेना। बशर्ते आप लोग लगातार मेहनत करते रहो। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से छोटकी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बड़की दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। इसके बाद फिर मिलता हूं। बड़की दीपावली के बाद भी एक छोटकनी दीपावली आती, उतरती दीपावली उसको बोलते हैं ना। एक चढ़ती दीपावली, एक उतरती दीपावली। उतरती दीपावली की भी शुभकामनाएं उतरती दीपावली के दिन मिलेंगे। अभी आज के लिए छोटकी और आगामी अग्रिम दीपावली बड़की वाले की शुभकामनाएं। खुश रहिए, मस्त रहिए। लाइक कर देना सभी लोग। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर।